हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस अब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज जो कि पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित है। यहाँ पे आज हमारा तीसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और वो वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। आज का जो हमारा टेस्ट है ये संबंधित है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उनसे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। पीसीएस मंत्रा जो कि एक विश्वसनीय कोचिंग संस्थान है यूपी पीसीएस के लिए, तो उसकी ये टेस्ट सीरीज है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर सॉल्व करके रखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट डाउन जरूर करते चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर चार्टर अधिनियम 1853। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा कथन है, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, बल्कि यह उन मौलिक मूल्यों को बताने का कार्य करती है जो हमारे संविधान का आधार है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार लिया गया। जर्मनी के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक पर, वह जो है किस देश के संविधान से लिया गया है ये व्यवस्था भारतीय संविधान में? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान या प्रबंध करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 330। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी की शक्ति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 56 जो यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति के पुनर्विचार की पात्रता, तो ये सही नहीं है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। और तीसरा कथन है कि वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य कथन है ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है यह सत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला एवं तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सही नहीं दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो कहा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा
कुछ प्रावधान नहीं है संविधान में, तो यहाँ पे पहला जो है यही गलत हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की संसदीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए 6 माह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, 14 दिन के भीतर या फिर 90 दिन के भीतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को संसदीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के संदर्भ में सत्य कथन है। भारत में राज्यसभा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे जो इसका सत्य कथन है यह है कि यह केंद्र के हस्तक्षेप से राज्यों की रक्षा करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में आंशिक रूप से लचीला तथा कठोर दोनों है। कारण क्या है कि संविधान के उपबंधों को संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों ही संशोधित कर सकते हैं। अब यहाँ पे सही कथन का, यहाँ पे सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है। इसके कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है तथा इसके कुछ उपबंधों को आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो इसलिए इसे आंशिक रूप से लचीला तथा आंशिक रूप से कठोर माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन के गलत युग्म को पहचानिए। 61वां संविधान संशोधन, वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18। 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी हेतु अनुच्छेदों में संशोधन। 91वां संविधान संशोधन, मंत्री बनने की योग्यता। तो कौन सा यहाँ पे ऐसा युग्म है जो कि गलत दिया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 91 संविधान संशोधन जो दिया हुआ है यहाँ पे मंत्री बनने की योग्यता इसमें नहीं है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री बनने की योग्यता से नहीं, बल्कि इस संशोधन से यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तीसरा है, स्थानीय निकायों का चुनाव भारत चुनाव आयोग संपन्न करवाता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय निकायों का जो चुनाव है भारत चुनाव आयोग नहीं करवाता है, इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला एवं दूसरा सही है। और तो यहाँ पे गलत पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन से राजनीतिक शर्तें पार्टियों के लिए आवश्यक हैं? तो यहाँ पे कौन सी राजनीतिक शर्त आवश्यक होनी चाहिए पार्टियों के लिए राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए? तो यहाँ पे 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा की 4 सीट। ऑप्शन बी में है, निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तीसरा है, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है। तो यहाँ पे ये जो तीनों शर्तें दी हुई हैं तीनों जरूरी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीनों में से किसी एक से भी जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, जिसके संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसके संबंध में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग कर सकता है। दूसरा है, उसे अनुच्छेद 66 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा कथन है, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 6 वर्ष का 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही पद रिक्त हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे महालेखा नियंत्रक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला एवं तीसरा कथन सही है। दूसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है।
अनुच्छेद 76 में तो महान्यायवादी का वर्णन है, लेकिन अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, पहला एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 331 SC/ST सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 331 जो है यह SC/ST सीटों का आरक्षण नहीं है। अनुच्छेद 331 में उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि उनकी राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में 2 से अनधिक नाम का मनोनयन कर सकते हैं, जो कि ये प्रावधान अब खत्म हो गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ये सही नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, बाकी और जो आर्टिकल मौलिक अधिकार में दिए गए हैं वो भारतीय एवं गैर भारतीय दोनों के लिए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40 समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 43 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 48 अनुसूचित जातियों के हितों का संवर्धन, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 50 में जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण पूछा गया है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 43 में जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है, और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे ये तीनों गलत हैं, इनका हमने सही आंसर भी देखा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पहले से सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो यह भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता एवं राज्य के अस्तित्व की गारंटी दी गई है। दूसरा कथन है, बिना राज्यों की अनुमति के संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब उपयुक्त कथनों में से सही कथन, यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यहाँ पे दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम परिवर्तन करने एवं सीमाओं में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता, राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, किंतु राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति, ये इसके एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एकात्मक संविधान के अन्य लक्षण जो हैं, यह है गहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं। ये जो लक्षण हैं ये किसके हैं? तो ये एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का त्याग किस प्रकार से हो सकता है? तो भारतीय नागरिकता का जो त्याग है, या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्याग करने पर, भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर, तीनों माध्यम से ही भारतीय नागरिकता का त्याग हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा? तो भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर किसने कहा था डीपीएसपी को? तो यह कहा गया है टीटी कृष्णाचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो संविधान की 9वीं अनुसूची जो है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को इस सूची में स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प पारित कर बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु उसके लिए लोकसभा की सहमति और 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। राज्यसभा की यह शक्ति उसके अनन्य शक्ति के अंतर्गत आती है, क्योंकि लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्य का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, यह सही नहीं है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल के नियुक्त के विषय में है, ना कि राज्यपाल को हटाने के विषय में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है, प्राक्कलन समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। कारण क्या है कि इसके सदस्य चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे सही कथन बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि लोकसभा विघटित होते ही उसका पद स्वतः रिक्त हो जाता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार जब लोकसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक पद धारण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक कहा जा सकता है यदि इसमें निहित है। तो किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन या विनियमन, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण का विनियमन और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, अगर ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो कोई भी विधेयक जो होगा वह धन विधेयक कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था संसदीय शासन से संबंधित नहीं है? नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता का सिद्धांत, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जो है वह संसदीय शासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में सम्राट या राष्ट्रपति का जो पद होता है नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में होता है। इसमें मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और अपनी कार्यवाही एवं नीतियों को गोपनीय रखते हैं। संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है और एक साथ अविभाज्य रूप में मंत्रिमंडल के नेतृत्व में कार्य करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देशित कर सकता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। तीसरा कथन है, वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति किसी राज्य में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। दूसरा कथन है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की अधिशासी परिषद में शामिल होंगे। तीसरा कथन है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे सही कथन का इसमें से चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे पहले से सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव कीजिए, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है, यह यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका गलत कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक दोनों सदनों द्वारा साधारण तथा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून जो कि 1985 में आया था, में दल बदल के आधार पर अयोग्य के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कौन से प्रावधान सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि इस कानून के तहत सदन के सभापति या अध्यक्ष पर दल बदल विरोधी कानून प्रभावी नहीं रहता, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण का प्रावधान, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां, अनुच्छेद 342 पिछड़ी वर्ग की जातियां। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है अनुच्छेद 342 पिछड़ी वर्ग की जातियां, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन भारत संबंधी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या में वृद्धि से संबंधित नहीं है? 21वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या फिर 92वां संविधान संशोधन? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वां संविधान संशोधन जो है यह 8वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित नहीं है। बाकी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां संविधान के संशोधन के द्वारा नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी भाषा को संविधान में जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 13वां जो संविधान संशोधन है यह संशोधन नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय की किस अधिकारिता के तहत करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, संसद सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। कथन है, संसद संघ सूची से जुड़े विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैग भारत सरकार की लेखा परीक्षण की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करता है। दूसरा कथन है, कैग राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप को किस रूप में रखा जाए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है, महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। और तीसरा कथन है, महान्यायवादी को संसद सदस्यों के बराबर विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। विधि का शासन संयुक्त राज्य अमेरिका, समवर्ती सूची कनाडा, मूल कर्तव्य दक्षिण अफ्रीका। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 348 राज्य की भाषा न्यायालय की भाषा। तो सही यहाँ पे उपयुक्त में से सही सुमेलित है। कितने यहाँ पे सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद के विषय जो 9वीं अनुसूची में डाले गए उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी? किस वाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? तो ऐसा कहा है बामन राव बनाम भारत संघ के बाद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। दूसरा है, संविधान की शक्तियों को कुछ सीमित करने का प्रयास हुआ। तीसरा है, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। अब उपयुक्त में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के बारे में सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन संवैधानिक आयोग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सूचना आयोग ये दोनों जो है संवैधानिक आयोग नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में यह निर्धारित किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा? तो ये जो निर्धारित किया गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसमें EWS की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा एक पूर्णतः नामांकित निकाय थी। दूसरा है इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। तीसरा कथन है सभा के सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार से हुआ था। अब यहाँ पे सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य और उनके गठन के वर्ष में सुमेलित है। सिक्किम 1971, नागालैंड 1966, गुजरात 1960, हिमाचल प्रदेश 1975। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है राज्य और उनके गठन के वर्ष के संबंध में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। गुजरात 1960 जो दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी सिक्किम 1971 नहीं 1975 हो जाएगा। नागालैंड जो है यह 1963 में, और हिमाचल प्रदेश 1971 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो ये निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है तो निम्न में से क्या संभावित नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया है कि उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो सकता है, ये यहाँ पे संभावित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ का क्षेत्र, तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान, पांचवी अनुसूची वेतन पेंशन एवं भत्ते, और सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पांचवी अनुसूची में जो वेतन पेंशन एवं भत्ते दिए हुए हैं यह सही सुमेलित नहीं है। पांचवी अनुसूची जो है यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 79, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, धन विधेयक अनुच्छेद 117। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा की संरचना जो अनुच्छेद जो है यह 80 में दिया हुआ है, और अनुच्छेद 79 में संसद के गठन संबंधी प्रावधान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। दूसरा कथन है संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। तीसरा कथन है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। तो यहाँ पे कितने कथन इसमें से सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा एवं तीसरा सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त बैठक की जो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, यानी कि आहूत की जाती है, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए इसकी सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। के संतानम समिति, सी रामचंद्रन समिति, श्रीमती दया चौबे समिति, थुंगन समिति। कौन सा इसमें पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, ये जो सभी समितियां दी हुई हैं पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सत्य कथन है। लोकसभा में लंबित कुछ विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया समाप्त हो जाएगा। अब कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में आर्टिकल दिए हुए हैं और सूची 2 में इनके विषय दिए हुए हैं। तो इसका जो सही होगा यानी कि अनुच्छेद 98, तो इसका जो होगा यह हो जाएगा संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय हो जाएगा। अनुच्छेद 100 में क्या है, तो अनुच्छेद 101 में है सभापति या अध्यक्ष का निर्णायक मत, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 102 में है संसद सदस्यों की निर्भरताएं, संसद सदस्यों की निर्भरताएं, यानी कि सी का दूसरा हो जाएगा। और अनुच्छेद 105 तो संसद के विशेषाधिकार हो जाएंगे इसमें। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4321, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सत्य कथन है। पहला है उनकी अनुमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। दूसरा कथन है किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल भारत की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है। तो यहाँ पे
कौन सा इसका सही सुमेलित सही आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की सहमति से किसी भी अनुदान की मांग राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय हेतु राज्यपाल राज्य की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है, ना कि भारत की संचित निधि से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के विषय में सत्य कथन है। इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के तहत संसद को है। दूसरा कथन है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। तीसरा कथन है, इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे इसका सही कथन है किसके बारे में? तो विधान परिषद के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो अनुच्छेद जो है 239 का, तो इसमें जो है दिल्ली का प्रशासन है, दिल्ली के प्रशासन के बारे में है। अनुच्छेद 239 का तो इसमें पांडुचेरी का शासन है। और अनुच्छेद 371 घ जो है इसमें क्या है? तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 371 का तो ये नागालैंड के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 4321, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य कथन है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक है। यह किसी एक मंत्री समूह या पूरे मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसके पारित होने पर त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसके पारित होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, जबकि निंदा प्रस्ताव जो होता है इसके पारित होने पर यहाँ पे कोई त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।